हेलो आप स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट अंडर वैल्यूड कॉस्ट और ओवर वैल्यूड कॉस्ट, ये सारे ऐसे एडजस्टमेंट हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। बहुत सारी क्वेरीज भी इसके ऊपर आती है, इसलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए। तो सिर्फ एक एडजस्टमेंट को बताना सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए हमने एक कंप्लीट सम्स चूज़ किया है जिसमें आपको रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जब होगी तो उसके क्या ट्रीटमेंट होंगे, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। तो हम लोग सम्स को देख लेते हैं एक बार स्टार्टिंग से। 2013 ऑनर्स में आया हुआ ये क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट में डायरेक्ट हम लोग जाएंगे नहीं, पहले हम लोग पूरा बैलेंस शीट अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बैलेंस शीट का कोई भी आइटम आपके कैश फ्लो वाले फॉर्मेट को इफेक्ट कर सकता है। तो एक एक आइटम को देखेंगे और हम लोग उसको समझते हुए चलेंगे, जिससे कि जब सॉल्यूशन में वो चीज़ आपको दिखाई जाए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम समझने में ना हो। द बैलेंस शीट ऑफ एस ग्रोथ लिमिटेड फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2011 एंड 2012 आर एस फॉलोज। 2 साल का बैलेंस शीट दिया रहता है, ये जानते हैं हम लोग, क्योंकि 2 साल के फिगर को ही कंपेयर करके जनरली कैश फ्लो वाला फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज भी मिल सकती है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। बैलेंस शीट में फर्स्ट पार्ट लिखा है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर से हमेशा कंपेयर किया जाता है। पहले 12 लाख था और अब 16 लाख का दिखाई दे रहा है, 4 लाख बढ़ा। तो हम लोग इसको जनरली ये मान के चलेंगे कि 4 लाख का इक्विटी शेयर्स इस साल इशू किया गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कभी कभी कुछ अलग भी बोलता है, इसलिए जब तक हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ें तब तक पूरी बात नहीं बोल सकते। तो अभी तक के पॉइंट में ये दिख रहा है कि 12 से 16 हुआ, मतलब 4 लाख का शेयर इशू हुआ। प्रेफरेंस 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 4 लाख पहले था, अब हो गया 2,80,000। तो 4 से 2,80 हो गया, 1,20,000 घटा। शेयर्स अगर घट जाता है तो हम लोग इसको रिडेम्पशन का नाम देते हैं। ये रिडेम्पशन हम लोग देखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व पहले नहीं था और अब हो गया है 40,000 का। कैपिटल रिजर्व पहले नहीं था और अब आया है 40,000 का, इसका मतलब कहीं से कैपिटल रिजर्व आया होगा। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो जनरली आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर से क्रिएट किया जाता है, या जब कोई एसेट कंपनी के द्वारा बेची जाती है तो वहां से जो प्रॉफिट होता है उससे भी कैपिटल रिजर्व नाम का फंड क्रिएट किया जाता है। तो ये फंड कैसे क्रिएट हुआ, ये जब हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट लिखा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में 6,80,000 था पिछले साल और अब हो गया है 8 लाख का, 1,20,000 बढ़ा। जनरल रिजर्व में पैसा बढ़ता है तो हम लोग जनरली इंडिकेट करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इस फंड में ट्रांसफर किया गया होगा। फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है 2,40,000 और 3 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को हम लोग यूज़ करते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करने के लिए। आप अगर एडजस्टेड पीएल अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस में 2,40,000 दिखाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस में 3 लाख। और अगर मान लीजिए आप स्टेटमेंट बनाकर फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट में हम लोग नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लेते हैं। तो यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा है पिछले साल का, या ओपनिंग का बैलेंस है 2,40,000 और क्लोजिंग का 3 लाख। डिफरेंस कितना हो रहा है 60,000 का। ये 60,000 हम लोग नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लेकर फंड फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आगे के इन्फॉर्मेशन में आप देख रहे हो नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 9% डिवेंचर है 4 लाख का और 2,80। 4 लाख से आपका डिवेंचर 2,80,000 हो गया। ये इंडिकेट करता है कि 1,20,000 जो रिड्यूस हुआ उतने का डिवेंचर हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर या एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, जो भी अगर इन्फॉर्मेशन ना हो तो एज्यूम कर सकते हैं। 4 लाख से 2,80 का हो गया, इसका मतलब 1,20,000 का हम लोगों ने डिवेंचर रिडीम किया है। करंट लाइबिलिटीज दी हुई है 4,80,000 और 5,20,000 की। इंक्रीमेंट हुआ है करंट लाइबिलिटीज में। अदर करंट लाइबिलिटीज में प्रपोज डिविडेंड है। प्रपोज डिविडेंड 1,20,000 लास्ट ईयर का और इस ईयर का 1,44,000। तो प्रपोज डिविडेंड की एक सिंपल ट्रीटमेंट होती है कि लास्ट ईयर वाला डिविडेंड 1,20,000 इस साल पेड कर दिया जाता है और इस साल का जो डिविडेंड है 1,44,000 वो पीएल अकाउंट में एडजस्ट किया जाता है। उसके नीचे लिखा है अनपेड डिविडेंड। आप देखोगे कि पिछले साल का डिविडेंड 1,20,000 था। हमने कहा कि अगर सम्स में कुछ नहीं लिखा रहता है तो पिछले साल का पूरा पेड कर दिया जाता है, दैट मीन्स 1,20,000। लेकिन इसी के नीचे लिख दिया अनपेड डिविडेंड 16,000 का। इसका मतलब जो पिछले साल वाला 1,20,000 था वो पूरा पेड नहीं हुआ,
उसमें से 16,000 का अभी भी अनपेड है, और जो बाकी बचा होगा 1,20,000 में 16,000 माइनस कर दोगे तो बैलेंस आएगा 1,04,000 का डिविडेंड पेड किया गया होगा। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स है 3,60,000 और 3,40,000। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो ये माना जाएगा कि पिछले साल का जो टैक्स है प्रोविजन का 3,60,000 वो इस साल पेड कर दिया जाएगा, और इस साल का जो बैलेंस 3,40,000 है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। फिगर आप लोग समझते चलिएगा, सॉल्यूशन में हम लोग डायरेक्ट ये देख लेंगे कि एडजस्टमेंट कैसे हुआ है। एसेट साइड में हम लोग देख रहे हैं नॉन करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है। टेंजिबल एसेट में फिक्स एसेट्स कॉस्ट पर दिया हुआ है 32 लाख और 38 लाख। इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया गया 9,20,000 और 11,60,000 का, और माइनस करके नेट वैल्यू दिया है 22,80,000 और 26,40,000। ये बात हमने आपको ऑलरेडी 2 सेट में बता दिया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेट 2 देखोगे तो आपको ये एडजस्टमेंट मिलेगा, और फंड फ्लो स्टेटमेंट का सेट 6 अगर आप जाकर देखेंगे तो वहां आपको एक बात मिलेगी कि जब भी सम्स में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया रहता है तो एसेट कॉस्ट पे मेंटेन होता है, और एसेट जब कॉस्ट पे मेंटेन होता है तो हम लोग किसी भी एसेट्स के लिए जब भी सेल होगा तो 3 अकाउंट मेंटेन करेंगे, एक एसेट अकाउंट, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और तीसरा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो जो लोग वो सेट देखे होंगे उनकी एडजस्टमेंट वो क्लियर होगी। अभी हम लोग एक बार शॉर्ट में इस एडजस्टमेंट को इस सेट में भी देख लेंगे। इसके बाद लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पहले 4 लाख का था और अब 3,20,000 का घटा है, दैट मीन्स हम लोगों ने बेचा होगा। एसेट्स घट रहा है, ये इंडिकेट करता है कि हम लोगों ने एसेट बेचा होगा। करंट एसेट्स दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश की फिगर पहले भी 10,000 थी, इस साल भी 10,000 है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग जनरली इसकी बैलेंस दिखा देते हैं, और दिखाकर क्या प्रूफ करते हैं कि हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस ऐड करने के बाद मैच करते हैं। तो लास्ट में हम लोग इसको देख लेंगे कैश का। अदर करेंट एसेट्स के अंदर एक आइटम दे दिया है, अदर करेंट एसेट्स दिया हुआ 11,10,000 और 13,10,000 का इंक्रीजमेंट हुआ है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 80,000 और 40,000। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारा फिक्टिशियस एसेट्स है, ये बैलेंस शीट कुछ पुराने टर्म में दी हुई है। इसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी अगर आपको एग्जाम में मिलेगा तो ऐसे एसेट साइड में दिखाई नहीं देगा। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस के साथ एडजस्ट करके दिखाते हैं। दैट मीन्स कि रिजर्व एंड सरप्लस जहां लिखा जाएगा वहीं पर आपको लेस करके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी मिलेगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारा फिक्टिशियस एसेट होता है, और इसमें लिखा है कि लास्ट ईयर हमारा 80,000 था, इस बार 40,000 है। 40,000 से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिड्यूस हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये रिटर्न ऑफ हुआ। और रिटर्न ऑफ कोई भी अगर फिक्टिशियस एसेट होता है तो उसकी एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से की जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंस शीट के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या बता रहा है। तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1 में दे रहा है द कंपनी सोल्ड 1 फिक्स एसेट्स 1 लाख, द कॉस्ट ऑफ विच वॉज ₹2 लाख एंड द डेप्रिसिएशन ऑफ ₹80,000 वॉज प्रोवाइडेड। 2 लाख का एक एसेट था जिसके ऊपर 80,000 का डेप्रिसिएशन हो चुका था। तो 2 लाख का एसेट है, 80,000 का डेप्रिसिएशन हो गया था, मतलब उसका बैलेंस बचा होगा 1,20,000, और इस 1,20,000 वाले एसेट को हम लोगों ने 1 लाख में बेच दिया। 1,20,000 के एसेट को आपने 1 लाख में बेचा है, ये इंडिकेट करता है कि 20,000 का आपका लॉस हुआ होगा। सेकेंड पॉइंट बता रहा है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स प्रोवाइडेड 3,20,000। फिक्स एसेट के ऊपर हमारा 3,20,000 का डेप्रिसिएशन हुआ है। इसमें हम लोग 3 अकाउंट बनाकर एडजस्ट करेंगे। अकाउंट जब बनाएंगे तो वहां पर इसकी एडजस्टमेंट देख लेंगे। नेक्स्ट बता रहा है कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट ए प्रॉफिट ऑफ 40,000 विच वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में जो 40,000 का प्रॉफिट हुआ था वो आउट ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आया था। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, वहां पर हम लोग दिखा देंगे कि 40,000 का प्रॉफिट हुआ है जो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बता रहा है डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स वेर रिडीम एट 5% प्रीमियम। हम लोगों ने अभी बैलेंस शीट में देखा कि डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर दोनों 1,20,000 से रिड्यूस हुए थे। 1,20,000 का जो रिडेम्पशन हुआ है वो 5% प्रीमियम के साथ हुआ है, मतलब 1,20,000 का 5% अगर आप निकालोगे तो वो वैल्यू आपको मिलेगी 6,000 की। तो जब हम लोग रिडेम्पशन दिखाएंगे
तो वो रिडेम्पशन हम लोग दिखाएंगे 1,26,000 का। ये दोनों आइटम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, तो हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लेस में दिखाएंगे 1,26,000, 1,26,000 प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर का रिडेम्पशन। और जो 6,000 की इस पर प्रीमियम हो रही है, वो प्रीमियम यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, तो वो प्रीमियम आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी एडजस्ट कर सकते हो, या फिर आपके पास जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व से भी वो प्रीमियम को एडजस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बता रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इस सम्स का हो सकता है, कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट। कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम लोग अपना स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट पे करेंगे, वेयर एज प्रीवियसली द प्रैक्टिस वॉज टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%। जबकि पहले ये कंपनी जब स्टॉक का वैल्यू दिखाती थी तो कॉस्ट में से 10% घटा कर दिखाती थी। द स्टॉक अकॉर्डिंग टू द बुक 10% घटा कर दिखाती थी। इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर 100 रुपये की चीज़ होगी तो 10% घटा होगा, मतलब वो फिगर 90 पे रिप्रेजेंट हो रहा होगा। अब बता रहा है द स्टॉक अकॉर्डिंग टू द बुक ऑन 31/3/2011 वॉज 2,16,000। पिछले साल का जो स्टॉक था वो 2,16,000 था, मतलब ये 10% घटा होगा। 10% घटा होने का मतलब ऐसा नहीं कि आप इसके ऊपर डायरेक्ट 10% निकाल दोगे। 2,16,000 का 10% आप निकाल दोगे, गलत हो जाएगा। 10% ये रिड्यूस है, मतलब 100 रुपये की चीज़ होगी, 10% घटी हुई है, तो वो रिप्रेजेंट कर रही है कि वो 90 की है। तो आप इसका वैल्यू कैसे निकालोगे कि कितना से घटा है? 2,16,000 कैलकुलेटर में लिखोगे, उसको डिवाइड करोगे 90 से, 90 से, क्योंकि ये 90 का फिगर है, और इंटू करोगे 10, तो आपको फिगर मिलेगा 24,000। दैट मीन्स कि 24,000 से पिछले साल का स्टॉक घटा हुआ था। और आगे बता रहा है द स्टॉक ऑन 31/3/2012 वॉज करेक्टली वैल्यूड एट 3 लाख। और इस साल का जो स्टॉक दिखाया गया है वो करेक्ट है, 3 लाख पे है, तो उसके साथ अपने को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बस ध्यान ये रखना है कि पिछले साल का स्टॉक 2,16,000 जो दिखाया गया है वो 24,000 रुपये से कम दिखाया गया है। तो हम लोग कहाँ एडजस्ट करेंगे? जब भी हम लोग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करेंगे, स्टॉक की एडजस्टमेंट करेंगे, या स्टॉक नहीं दिया है तो करंट एसेट्स में ये चीज़ होगा, करंट एसेट्स का एडजस्टमेंट करेंगे तो वहाँ 24,000 रुपये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। प्लस दूसरी बात कि पिछले साल का अगर स्टॉक 24,000 कम दिखाया है, क्लोजिंग स्टॉक अगर 24,000 कम दिखाया होगा तो पिछले साल का प्रॉफिट भी 24,000 से कम हो गया होगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट के साथ भी इस 24,000 को एडजस्ट करना पड़ेगा। लास्ट लाइन मेंशन कर रहा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर रिवाइज AS3। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कुछ एडजस्टमेंट में नोट जो बनाने पड़ते हैं वो किस तरीके से बनाए गए हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेट में किस तरीके से कैश फ्लो को प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ से आप देख रहे हो फिक्स एसेट्स अकाउंट। फिक्स एसेट्स अकाउंट, एसेट्स का जो भी अकाउंट बनता है उसके बैलेंस हम लोग डेबिट में दिखाते हैं और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में, जानते हैं आप लोग। और लाइबिलिटीज़ के बैलेंस ओपनिंग वाले क्रेडिट में दिखाए जाते हैं और क्लोजिंग वाले डेबिट में। तो फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाया गया, इसका ओपनिंग बैलेंस दिखाया गया 32,000 और क्लोजिंग 38,000। जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा तो ध्यान रखिएगा कि फिक्स एसेट्स को हमेशा कॉस्ट पे मेंटेन किया जाएगा। प्रोविजन का डेप्रिसिएशन दिया हुआ था बैलेंस, बाई बैलेंस BD ओपनिंग दिखाया 9,20,000 और टू बैलेंस CD क्लोजिंग दिखाया 11,60,000। तरीका क्या होता है कि जितने का एसेट बेचा गया वो फिक्स एसेट से ट्रांसफर किया जाएगा एसेट डिस्पोजल में। तो फिक्स एसेट से क्रेडिट में आप देख रहे हो बाई एसेट डिस्पोजल 2 लाख और एसेट डिस्पोजल के डेबिट में टू फिक्स एसेट्स 2 लाख बोलकर ट्रांसफर कर दिया गया। जो भी बच्चे ये सोचेंगे कि ये कैसे ट्रांसफर कर दिया गया, डायरेक्ट ऐसा लिख दिया गया, डायरेक्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये ट्रांसफर करने की कुछ अकाउंटिंग इंट्रीज होती है, उस इंट्रीज के बेस पर ही हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं। ये बात हमने ऑलरेडी सेट 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले में डिस्कस किया है और फंड फ्लो स्टेटमेंट के सेट 6 में भी इस चीज़ को हमने डिस्कस किया है कि ये जो ट्रांसफ़र होता है उसके लिए कुछ अकाउंटिंग इंट्रीज फॉलो होती है और उसी को फॉलो करके ये ट्रांसफ़र किया जाता है। सेकेंड हम लोगों का स्टेप होता है कि इस 2 लाख के ऊपर जितना डेप्रिसिएशन हुआ था वो प्रोविज़न अकाउंट से डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्रोविज़न के डेबिट में आप देख रहे हो टू एसेट डिस्पोजल 80,000 का डेप्रिसिएशन हुआ था और एसेट डिस्पोजल के क्रेडिट में बाई डेप्रिसिएशन प्रोविज़न 80,000 का डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र किया गया है। इसके बाद हम लोग इस एसेट को बेचते हैं, 1 लाख में बेचा गया था तो एसेट डिस्पोजल में बाई बैंक अकाउंट 1 लाख दिखाया गया और जो 20,000 का लॉस हुआ था वो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलकर 20,000 का डेप्रिसिएशन PL में ट्रांसफर 20,000 का लॉस 20,000 का लॉस ट्रांसफ़र कर दिया गया PL अकाउंट में। और जैसे ही आप
सेल दिखाओगे, डेप्रिसिएशन दिखाओगे और लॉस दिखाओगे, आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। आपको दिख रहा है 2 लाख ट्रांसफ़र हो गया और क्लोज हो गया एसेट डिस्पोजल अकाउंट। फिक्स एसेट्स अकाउंट को अगर हम लोग क्लोज करेंगे तो फिक्स एसेट्स अकाउंट को जब आप टोटल करोगे तो इधर क्रेडिट में आपका बैलेंस आ रहा है 40,000 और डेबिट का 40 लाख और डेबिट का 32 लाख माइनस करके जो बैलेंस बचेगा 8 लाख का, अगर किसी एसेट के डेबिट में बैलेंस आता है तो वो इंडिकेट करता है कि आपका एसेट्स बढ़ा है, और एसेट्स अगर बढ़ेगा तो वो इंडिकेट करेगा कि आपने एसेट खरीदा होगा। इसलिए टू बैंक अकाउंट परचेज बोलकर ये 8 लाख का बैलेंस दिखा दिया गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में सम्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेंशन किया था कि 3,20,000 का इस साल का डेप्रिसिएशन हुआ है, जो हम लोग यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन बोलकर बैलेंस करके 3,20,000 का डेप्रिसिएशन निकाल लिए। ये जो 3,20,000 का डेप्रिसिएशन आया है बैलेंस करके, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। तो 3 अकाउंट हम लोगों ने बनाए, फिक्स एसेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इन तीनों अकाउंट से हम लोगों को कुछ पीएल के आइटम मिले हैं और कुछ जो परचेस किया गया और सेल किया गया वो हम लोग डायरेक्ट कैश फ्लो में दिखा देते हैं। नेक्स्ट अकाउंट देखिएगा बनाया गया है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का हम लोग ओपनिंग बैलेंस दिखाएं 4 लाख का और क्लोजिंग बैलेंस दिखाए हैं 3,20,000 का। इसके बाद 40,000 का प्रॉफिट हुआ था इन्वेस्टमेंट को बेचने में, जो कि हम लोग यहाँ डेबिट साइड में लिख दिए टू कैपिटल रिजर्व। जनरली पीएल अकाउंट लिख देते हैं, लेकिन सम्स में मेंशन किया था कि इन्वेस्टमेंट को बेचने पर जो प्रॉफिट हुई है वो ट्रांसफर हुई है कैपिटल रिजर्व में। तो टू कैपिटल रिजर्व 40,000 दिखाने के बाद जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट को टोटल करोगे तो डेबिट साइड में आपका टोटल आएगा 4,40,000 और क्रेडिट का 3,20,000 बैलेंस माइनस करने के बाद आपको बैलेंस मिल रहा है 1,20,000 का। क्रेडिट में बैलेंस आना इंडिकेट करता है कि हम लोगों का एसेट घटा, और एसेट कब घटेगा, जब हम लोग एसेट को बेचे होंगे। तो बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर करके दिखा दिया 1,20,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट को। ये सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी अगर आप लोग इसको नोट कर करके करोगे। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाया है। तो ये अकाउंट ऐसे भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग डायरेक्ट भी ट्रांसफ़र कर सकते थे क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं था। बाई बैलेंस बीडी करके ओपनिंग बैलेंस दिखा दिए और टू बैलेंस सीडी करके क्लोजिंग बैलेंस। तरीका क्या बताया गया आपको कि पिछले साल का जो बैलेंस है वो इस साल पेड कर दिया जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट बोलकर टैक्स पेड दिखा दिया गया 3,60,000 और इस साल का जो बैलेंस होता है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलकर 3,40,000 पीएल में एडजस्ट कर दिया गया। जितनी भी लेजर अकाउंट बनती है वो कुछ जर्नल के बेस पे बनती है। अगर जर्नल आपके दिमाग में नहीं है तो आप अकाउंट को देखकर भी दिमाग में सेट कर सकते हैं कि जब ये अकाउंट बनेगा तो कौन से आइटम को किस साइड में दिखाया जाएगा। लास्ट में एक प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बना, इसके भी ओपनिंग बैलेंस हमने बाई बैलेंस बीडी करके दिखाए, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी करके, और पेड हुआ इस बार। तो बोला क्या गया था कि पिछले साल का जो बैलेंस होगा वो पेड कर दिया जाएगा, लेकिन सम्स के बैलेंस शीट में लिखा था कि 16,000 हम लोगों का अभी भी डिविडेंड अनपेड है। तो डेबिट साइड में हम लोग लिख दिए टू अनक्लेम डिविडेंड 16,000 जो पेड नहीं हुआ, और जो पेड हुआ वो टू बैंक अकाउंट करके हमने दिखा दिया 1,04,000। 120 में 16,000 माइनस करेंगे तो 1,04,000 आएगा जो कि पेड हो गया। और इस साल का जो डिविडेंड होता है, इस साल का डिविडेंड हम लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए 1,44,000 जो क्लोजिंग बैलेंस थी वो बाई पीएल अकाउंट बोलकर 1,44,000 ट्रांसफ़र कर दिया गया। लास्ट लाइन मेंशन कर रहा है नंबर 5 में एक जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व की बैलेंस ओपनिंग दी हुई थी 6,80,000 की और क्लोजिंग दी हुई थी टू बैलेंस सीडी करके 8 लाख की। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स मतलब प्रेफरेंस शेयर्स होना चाहिए यहाँ पर, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का जो 6,000 था इस बुक में जनरल रिजर्व से एडजस्ट कर दिया गया। तो डेबिट साइड में लिख दिए 6,000 और टोटल बैलेंस करके जो भी बचेगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्रेडिट साइड में जो 1,32,000 है ये बैलेंसिंग फिगर है, आप डेबिट का ऐड करके क्रेडिट माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 1,32,000 जो कि ट्रांसफ़र कर दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, हमने ये बात ऑलरेडी अभी बताई है कि जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर होगा वो आप पीएल अकाउंट से भी डायरेक्ट एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये सारे अकाउंट बनाने के बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ से जो बैलेंसेस मिले हैं उसको लेकर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया गया है।
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हम लोग वापस से आ जाते हैं फॉर्मेट के पास। यहाँ आप देख रहे हो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ स्टीडी ग्रोथ लिमिटेड फॉर द ईयर इंडेड 31/3/2012 मेंशन किया गया है। एक चीज़ हम लोगों ने नहीं निकाला इसमें, कुछ लोग एडजस्टेड पीएल अकाउंट बनाकर फंड फ्लो स्टेटमेंट निकालते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं। लेकिन फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए हम लोग एडजस्टेड पीएल अगर नहीं भी बनाएं तो पीएल अकाउंट का एक स्टेटमेंट बनाकर मतलब ऐड लेस करके भी वो फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो कैसे फाइंड आउट किया गया यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही सिंपल पैटर्न है, आपको समझ में आएगी। सबसे पहला हम लोग पार्ट लेते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें चेंजेज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलकर जो 60,000 का फिगर लिया गया है वो आपका वही फिगर है। ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट की बैलेंस शीट में थी 2,40,000 और क्लोजिंग का था 3 लाख। आप फिर से एक बार देख सकते हो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 2,40 से 3 लाख हो गया, तो जो 60,000 बढ़ा वो इस साल का प्रॉफिट हुआ और वही वहाँ पर लेकर एडजस्टमेंट शुरू की गई है। अब इसमें हम लोग कुछ आइटम ऐड करते हैं। जो लोग एडजस्टेड पीएल अकाउंट बनाते हैं उनको बता दें कि ये बहुत ही डिफिकल्ट एरिया नहीं है। सिंपली आप पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी एडजस्टमेंट दिखाते हो वो सारे इसमें क्या करोगे, ऐड कर दोगे। और क्रेडिट साइड में जो आइटम आप पीएल के दिखाते हो वो सारे आइटम आप क्या करोगे, लेस कर दोगे। तो पीएल के डेबिट में क्या क्या जाता, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये हम लोग बैलेंस शीट पढ़ते समय देखे थे, फिगर थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ बैलेंस शीट में दिया हुआ था 40,000 से रिड्यूस हुआ था तो वो पीएल में एडजस्ट हुआ। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स हम लोगों ने नोट में निकाला है 3,20,000 प्रोविजन वाले में। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जो लॉस हुआ था बेचने में 20,000 का, वो भी पीएल के डेबिट में जाता है तो यहाँ ऐड हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 3,40,000 प्रोविजन वाले अकाउंट में मिला था। प्रपोज डिविडेंड जो यहाँ दिखाया गया है वो 1,04,000 का होगा। इसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड 4 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड था स्टार्टिंग में। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर 10% का रेट था तो 10% की डिविडेंड दिखाई गई है। 4 लाख का 10% आएगा 40,000। कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कहीं भी एडजस्टमेंट में या कहीं पर भी प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देने के लिए नहीं बोला गया था, लेकिन वो लोग 11-12 से इस चीज़ को पढ़ते हुए आए हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है। तो अगर इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया गया है तो उसके पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को भी डिविडेंड दिया जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर्स का रेट था हमारा 10% का, इसलिए 4 लाख के ऊपर 10% यहाँ पर 40,000 डिविडेंड दिया गया है। डिवेंचर होल्डर को भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, कंपलसरी पेमेंट है ये। सम्स में मेंशन नहीं भी रहेगा तो आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में 4 लाख का डिवेंचर था, उसके ऊपर 9% 36,000 का आपको दिया गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। और जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए थे, लास्ट वाले नोट में हम लोग निकाले थे तो वो लिख दिया ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 1,32,000। ये टोटल ऐड करके फिगर आया है 10,72,000 और इसको 60,000 से ऐड कर दिए तो हमारा टोटल आ गया 11,32,000 का। इसमें अगर हम लोग पीएल अकाउंट बनाते तो उसके क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्रेडिट का आइटम था वो, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, उसको लेस किया गया और लेस में लिखा गया कि हमारा पिछले साल का स्टॉक जो था वो अंडर वैल्यूड था, इसलिए यहाँ पर लेस किया गया 24,000। एडजस्टमेंट में हमने आपको बताया था कि स्टॉक वैल्यूएशन 2 जगह एडजस्ट होगा, एक पीएल के साथ और एक जब करेंट एसेट्स स्टॉक इन्वेंट्री लिखने की बात आएगी वहाँ पर। तो यहाँ पर लेस करके हमारा नेट फिगर आया है 11,08,000। इस नेट फिगर को आप नाम दे सकते हो, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है लेकिन आप इसको नाम दे सकते हो फंड फ्रॉम ऑपरेशन या फंड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें हम लोग ऐड करते हैं डिक्रीजमेंट इन करंट एसेट एंड इंक्रीजमेंट इन करंट लाइबिलिटीज़। तो हमारा करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हुआ था 40,000 से, इंक्रीज हुआ था तो ऐड कर दिए, फिगर आ गया 11,48,000। इसमें लेस करते हैं इंक्रीजमेंट इन करंट एसेट एंड डिक्रीजमेंट इन करंट लाइबिलिटीज़। तो हमारा करंट एसेट्स इंक्रीज हुआ था कितने से, यहाँ पर दिखा रहा है क्लोजिंग फिगर था बैलेंस शीट में 11,10,000 और उसमें से माइनस करा ओपनिंग फिगर, तभी तो पता चलेगा कितने से बढ़ा। तो माइनस कर रहे हैं 11,10,000 जो ओपनिंग फिगर बैलेंस शीट में दी हुई थी, लेकिन इसमें प्लस कर दिया गया है 24,000। ये इन्वेंट्री वाला वैल्यू प्लस किया गया है क्योंकि सम्स में अलग से इन्वेंट्री नहीं दिया था। तो अगर इन्वेंट्री अलग से नहीं दिया है तो आप उसको किसके साथ एडजस्ट करके ले लोगे, करंट एसेट्स के साथ। 11,10,000 का ओपनिंग में करंट एसेट्स दिखाया है, इन्वेंट्री 24,000 से घटा था तो वो करंट एसेट भी 24,000 से घटा हुआ होगा, इसलिए उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर 24,000 जोड़कर
तब कैलकुलेशन किया है। तो आप कैसे इसको एडजस्टेड फिगर निकालोगे, पहले 11,10,000 में 24,000 ऐड कर दोगे, आपकी फिगर हो जाएगी 11,34,000। उसके बाद 13,10,000 में से माइनस करोगे 11,34,000, तब आपको वैल्यू मिल जाएगा 1,76,000। और ये 1,76,000 माइनस करके ऊपर से हम लोगों को फिगर मिल रहा है 9,72,000। इस 9,72,000 में हम लोग लेस करते हैं टैक्स पेड, तो टैक्स पेड 3,60,000 का हमने प्रोविज़न अकाउंट में निकाला था। और ये एडजस्ट करने के बाद फाइनल फिगर अपने को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मिल रहा है कितना, 6,12,000। नंबर 2 आ जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सम्स में ही दिया था, सेल ऑफ फिक्स एसेट 1 लाख का हुआ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट में निकाले थे 1,20,000 का, टोटल जोड़कर मिल गया कितना, 2,20,000। और इसमें से लेस कर देते हैं कितने का हमने एसेट खरीदा। तो फिक्स एसेट अकाउंट हम लोग बनाए थे, उसमें बैलेंस करके अपने को मिला था परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कितने का, 8 लाख का। ये 8 लाख फिगर माइनस करने के बाद आपकी बैलेंस निगेटिव में आ जाएगी, और निगेटिव में हमारा बैलेंस कितना आ रहा है, 5,80,000, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। माइनस में आता है तो हम लोग फ्लो फ्रॉम नहीं लिखते हैं, यूज लिखते हैं कि हमने इतना पैसा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ किया। इसके बाद नंबर 3 में हम लोग लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ये बैलेंस शीट में ही था, 4 लाख का शेयर इशू हुआ तो हमारे पास पैसे आए। अब इसमें से लेस करते हैं कि कंपनी का पैसा कहाँ कहाँ गया। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हुआ है 1,20,000 का प्लस 6,000 प्रीमियम के साथ, तो 1,26,000 लिया। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 1,20,000 का रिडीम हुआ था 6,000 प्रीमियम के साथ, तो ये भी 1,26,000 लिखा। इक्विटी डिविडेंड पेड किए हम लोग 1,04,000 का, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड किए हम लोग 40,000 का, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम लोग पेड किए हैं 36,000 की। तो ये सारे फिगर ऐड करके आए हैं 4,32,000। 4 लाख में से 4,32,000 माइनस किए तो ये भी निगेटिव में फिगर हमको मिल रहा है कितने का, 32,000 का। निगेटिव में फिगर आया तो यहाँ भी आप लिखोगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब आपके पास 3 फिगर हैं, 5,80 निगेटिव में है, 32 भी निगेटिव में है, लेकिन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 6,12,000 पॉजिटिव था। तो 6,12,000 में वो दोनों निगेटिव फिगर अगर आप एडजस्ट करोगे तो एडजस्ट करके आपको वैल्यू मिलेगा 0, मतलब 6,12 पॉजिटिव में है और 6,12 नेगेटिव में है। तो नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर अपने को मिल रहा है नील। इसमें नंबर 5 हम लोग ले लेते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि सम्स में था कितना, 10,000। तो अपने को क्लोजिंग की फिगर भी नील प्लस 10,000 जोड़कर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपने को कितना मिल रहा है, 10,000। इसमें एक एजम्पशन मेंशन नहीं किया था, वो आप लोग जरूर मेंशन कर दीजिएगा। प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर के ऊपर जो भी इंटरेस्ट लिया गया है वो फुल ईयर का लिया गया है। दैट मीन्स कि आपको ये मानना पड़ेगा कि जो रिडेम्पशन हुआ है वो एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है, क्योंकि अगर एंड ऑफ द ईयर नहीं हुआ होता, ड्यूरिंग द ईयर होता, तो हमारा इंटरेस्ट पूरे साल का चार्ज नहीं होता। तो एक एजम्पशन हम लोग इसमें नोट में लिख देंगे कि इट इज़ एज्यूम दैट प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर आर रिडीम एट द एंड ऑफ द ईयर। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को कहीं कहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो, अगर आप उसको ये सारे सम्स को नोट करके समझेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ एडजस्टमेंट के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।